सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 23 मई के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। प्रथम पृष्ठ पे हमारे सामने खबर है फॉर्म 17C को लेकर। चुनाव आयोग का ये फॉर्म चर्चा में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग का हलफनामे में चुनाव आयोग ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर रहा कि वह फॉर्म 17C को अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं कर सकता। आयोग ने कहा कि इस फॉर्म के आधार पर मतदान के दौरान डाले गए मतों का ब्यौरा सार्वजनिक किए जाने से मतदाताओं में भ्रम पैदा होगा। आयोग ने कहा कि इस उम्मीदवारों और उनके एजेंटों के अलावा किसी अन्य को देने का कोई कानूनी आदेश नहीं है। चुनाव आयोग का द्वारा मतदान के 48 घंटे के भीतर आंकड़ों का खुलासा करने की मांग को लेकर गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बेसिकली एनजीओ ने कहा था कि डेटा पब्लिक कर देना चाहिए पोलिंग का, बट सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि नहीं भैया ऐसा नहीं कर सकते, गोपनीय रहने दीजिए इसको आप। संपादकीय में आते हैं सीधे। इसमें प्रथम लेख है प्लास्टिक भक्षक जीवाणु का जन्म, और ये लेख लिखा है प्रमोद भार्गव जी द्वारा। आज प्लास्टिक कचरा दुनिया का सबसे बड़ा समस्या है। हम जानते हैं साथियों, प्लास्टिक शहरों से लेके महानगरों से लेके ओशंस तक पहुंच गया है। इसको ख़त्म कैसे करा जाए? इसी तो लाइफ बहुत लंबी होती है, लाखों करोड़ों साल तक की होती है, पर ऐसा नहीं, इस पे काम करा जा रहा है। इस समस्या का निदान पाने के लिए उपाय तलाशे गए हैं। वैज्ञानिकों द्वारा ऐसे प्लास्टिक विकसित किया गया है जो स्वयं समाप्त हो जाएगा। इससे प्रदूषण कम होने की उम्मीद है। सैन डियागो स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक हंसेल किम ने पॉलीयूरीथीन प्लास्टिक में एक बैक्टीरिया मिलाया है। ये बैक्टीरिया प्लास्टिक खा जाता है। नतीजन प्लास्टिक खुद को जन्म ख़त्म हो जाता है। ये ना असल में प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया होगा ना, बैसिलस सैबटिलस, ये प्लास्टिक को एक टाइम के बाद अपने आप ही खाना शुरू कर देगा, डिग्रेड कर देगा। ये हमको कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा, मगर ये जब डिग्रेड होगा तो ये प्लास्टिक जो हमारी लंबे समय तक इकट्ठा रह जाती है, डिकम्पोज नहीं होती है, इसे ख़त्म कर देगा। कितनी अच्छी बात है, हमारे वैज्ञानिक कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक समूह 2021 में इस बैक्टीरिया को प्लास्टिक निर्माण प्रक्रिया का तापमान सहन करने लायक विकसित करने में सफलता पाई है। एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक प्लास्टिक का उपयोग 3 गुना बढ़ जाने की उम्मीद है। इसलिए प्लास्टिक को पुनर्चक्रित करने पर भी जोर देने की ज़रूरत है। मानव जीवन शैली का अनिवार्य हिस्सा बन गया है प्लास्टिक। हम जानते हैं कि साथियों, आज की तारीख में हम लोग के जीवन में प्लास्टिक का बहुत बड़ा रोल है, पैकेजिंग से लेकर कैरी बैग्स को लेकर। कनाडा के वैज्ञानिकों ने शोध के दौरान माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी के बारे में सैकड़ों आंकड़ों का विश्लेषण किया है और इसकी तुलना अमेरिकी नागरिकों के खान पान की शैली से की है। निष्कर्ष में पाया कि एक वयस्क इंसान एक वर्ष में माइक्रोप्लास्टिक के करीब 52,000 कण ग्रहण कर लेता है। ये भोजन पानी के अलावा सांस के ज़रिए भी शरीर ग्रहण में चले जाते हैं। असल में साथियों, माइक्रोप्लास्टिक तो ख़तरनाक चीज़ है। माइक्रोप्लास्टिक बहुत ही छोटे कण होते हैं प्लास्टिक के, है ना, बहुत ही माइक्रो बीड्स कहते हैं, बहुत ही माइक्रो छोटे से होते हैं। ये तो और ख़तरनाक चीज़ होती है साथियों। एक अनुमान के मुताबिक प्रतिवर्ष 31.1 करोड़ टन प्लास्टिक का उत्पाद किया जाता है। जब भी हम प्लास्टिक के ख़तरनाक पहलुओं के बारे में सोचते हैं तो अपने उन गायों की ओर ज़रूर देखते हैं जो कचरे में मुँह मार कर पेट भरती हैं। पेट में पॉलीथीन जमा हो जाने के कारण मरने वाले पशुओं की मौत की खबरें आए दिन बढ़ती जा रही हैं। देखिए, हम लोग प्लास्टिक कचरा कर रहे हैं, जानवरों को इसे झेलना पड़ रहा है, जानवरों की मौतें हो रही हैं। दुर्भाग्य तो यहाँ तक है कि अभी हाल ही में एक शार्क का कॉर्पस मिला था, मतलब शरीर, मरा हुआ मृत शरीर। उसके जब पोस्टमार्टम करा गया तो उसमें प्लास्टिक था अंदर। ये नहीं कह रहे हैं कि प्लास्टिक की वजह से उसकी मौत हुई है, मौत का कारण कुछ और भी हो सकता है, मगर प्लास्टिक ओशंस तक पहुंच गई है हमारे कारण। खतरे की उड़ान। मुंबई में एक पक्षी विहार इलाके में कथित रूप से हवाई जहाज़ की चपेट में आकर 40 राजहंस यानी फ्लेमिंगो की मौत हो गई। ये असल में एमिरेट्स का एक फ़्लाइट था। ये असल में क्या हो रहा है, एक नवी मुंबई का नया जो एयरपोर्ट बना है, ये बिल्कुल उस क्षेत्र में बना है जहाँ पे कोस्टल एरिया में फ्लेमिंगोज़ माइग्रेट करके आते हैं और फ्लेमिंगोज़ का बहुत बड़ा जत्था वहाँ पे होता है।
ये फ़्लाइट जब आ रही थी तो उसने करीब 40 फ्लेमिंगोज़ को मार दिया है। कितना बुरा है, जब हम जानते हैं वहाँ पे फ्लेमिंगोज़ का वहाँ पे आते हैं, तो वहाँ पे क्यों वहाँ पे नज़दीक में इतना एयरपोर्ट बना दिया। हवाई पट्टियों के आसपास पक्षियों को भगाने के लिए लगातार पटाखे चलाए जाते हैं। हवाई जहाज़ों के लिए पंछी सबसे खतरनाक माने जाते हैं। अगर कोई पक्षी किसी विमान के डैनों से टकरा जाए या उसे प्रोपेलर के बीच चला जाए तो विमान की दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा रहता है। इसलिए हवाई अड्डों के पास पक्षियों के आवागमन पर हर समय नज़र रखी जाती है। ये हवाई पट्टी से उठने के बाद विमान कुछ सेकंड के भीतर ही इतनी ऊंचाई ले लेते हैं जहां तक पक्षियों की उड़ान क्षमता नहीं होती। यही नियम विमान उतारते समय भी लागू होते हैं। राजहंसों की उड़ान कुछ ऊंची जरूर होती है, मगर इतनी ऊंची नहीं कि वह हवाई उड़ान की परिधि को छू ले। फिर हैरानी की बात यह है कि मुंबई हवाई यातायात प्रबंधन से जुड़े लोगों को इस बात की आशंका क्यों नहीं थी कि उस इलाके में उड़ते हुए राजहंसों का झुंड पहुंच सकता है। गनीमत है कोई हादसा नहीं हुआ, मगर इस मामले में दूसरी आशंकाओं को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि पक्षी विहार के प्रबंधन में हुई हुई खामी या पक्षी किसी बीमारी की चपेट में ना आ गए हों। ये असल में एनवायरमेंटल कंजर्वेशन रूल्स को वायलेट कर रहे हैं। विकास के नाम पे पर्यावरण को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है साथियों। बाकी खेल जगत की खबरें हैं, आईपीएल वगैरह चल रहा है और हम आशा इतनी रखते हैं अपना कीमती समय देने